केमिस्ट्री क्लास 12 अल्कोहल फिनाल ईथर्स पार्ट 9। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईथर के विषय में। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं अल्काइल ग्रुप द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन परमाणु द्विसंयोजी होता है, इसकी दोनों संयोजकताएं अल्काइल ग्रुप से संतुष्ट होती हैं। यहाँ इस एग्जाम्पल में CH3 अल्काइल ग्रुप है। इसमें भी एक ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताएं अल्काइल ग्रुप से संतुष्ट हैं। यहाँ अल्काइल ग्रुप के रूप में एथिल ग्रुप है। ये तीसरे एग्जाम्पल में एक अल्काइल ग्रुप मेथिल है और एक एथिल है। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं अल्काइल समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं उन्हें ईथर कहते हैं। जैसे ये 3 एग्जाम्पल लिखे हैं: डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ईथर को ROR डैश सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है ऐसा यौगिक जो जल के निकलने से बनता है। तो अल्कोहल के 2 अणुओं को मिला करके एक H2O अगर निकाल दिया जाए तो RO में R डैश आकर के जुड़ जाएगा, ROR डैश हो जाएगा और H2O निकल जाएगा। तो अल्कोहल से H2O का अणु निकलने के बाद ईथर प्राप्त होता है, इसलिए ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। अब ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ईथर का वर्गीकरण। ईथर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सममित ईथर, जिसको सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहा जाता है। सममित ईथर में R तथा R डैश दोनों सेम होते हैं, दोनों समान होते हैं। जैसे CH3OCH3, इसको डाईमेथिल ईथर कहते हैं। दूसरा C2H5O, C2H5, जिसे डाईएथिल ईथर कहते हैं। तो जिन ईथर में दोनों R समान होते हैं उनको सिंपल या सममित ईथर कहते हैं। और इसके बाद है दूसरा असममित या अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। असममित या मिश्रित ईथर। इन असममित या मिश्रित ईथर में R और R दोनों भिन्न, R डैश दोनों भिन्न होते हैं। तो वे ईथर जिनमें दोनों अल्काइल भिन्न भिन्न होते हैं उनको असममित ईथर या मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसे CH3OCH C2H5, इनमें दोनों अल्काइल ग्रुप भिन्न भिन्न हैं, इसलिए ये मिश्रित ईथर का उदाहरण हो गया। इसका नाम होगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। C2H5O CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर। तो वे ईथर जिनमें दोनों R समान होते हैं उनको सममित या सरल ईथर कहते हैं, और जिन ईथर में दोनों R भिन्न भिन्न होते हैं उनको असममित या मिश्रित ईथर कहते हैं। IUPAC नेम ऑफ ईथर्स। ईथरों का IUPAC नाम अल्काक्सी अल्केन होता है। छोटे अल्काइल समूह में ऑक्सीजन को जोड़ करके उसको अल्काइल कहा जाता है, और जो बड़ा अल्काइल समूह होता है उसको अल्केन कहा जाता है। जैसे ये ईथर है ROCH2R डैश, 2 अल्काइल ग्रुप हैं, एक R है और एक CH2R डैश है। R डैश के साथ CH2 लगा हुआ है,
यानी ये अल्काइल ग्रुप बड़ा है और ये अल्काइल ग्रुप छोटा है, तो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप में ऑक्सीजन को जोड़ करके इसको अल्काक्सी बना देंगे। तो ये इतना हिस्सा अल्काक्सी हो गया, इतना हिस्सा अल्केन हो गया। अब दोनों मिलकर के हो गए अल्काक्सी अल्केन। जैसे CH3OCH2CH3 है, एक कार्बन आइटम का अल्काइल ग्रुप है और ये 2 कार्बन आइटम का अल्काइल ग्रुप है। तो छोटा अल्काइल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन को जोड़ करके दिया जाएगा तो मिथाक्सी हो जाएगा, और ये 2 कार्बन का है एथेन, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। CH3CH2OCH2CH3, इसमें दोनों R इक्वल हैं, तो किसी के भी साथ जोड़ देंगे। मान लिया इसके साथ जोड़ दिया तो ये हो गया एथॉक्सी और ये हो गया एथेन। तीसरा एग्जाम्पल CH3OCH2CH2CH3। अब यहाँ बाएं साइड के अल्काइल ग्रुप में 1 कार्बन और दाहिने साइड वाले में 3 कार्बन, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देंगे 1 2 3। 1 नंबर पर ये हो गया मेथॉक्सी, तो ये हो गया 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। अगर ऐसे कर दिए जाए CH3CH2CH2CH3 OCH3, 1 2 3 4 5, ये हो गया अल्काक्सी माने 2 मिथॉक्सी पेंटेन। इस तरह से IUPAC नामनक्लेचर ईथरों का किया जाता है। आइसोमेरिज्म इन ईथर, ईथरों में समावयवता। ईथर मुख्य रूप से 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं: स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता और मध्यावयवता। माने पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, जो पिछले क्लास कक्षा 11 में पढ़ा गया है। अब है ईथर बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है विलियमसन संश्लेषण द्वारा, विलियमसन सिंथेसिस द्वारा। नेम रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी आता है। तो विलियमसन सिंथेसिस में लिखा जाएगा कि जब किसी अल्किल हैलाइड को, अल्किल हैलाइड माने RAX, अल्किल हैलाइड, जब किसी अल्किल हैलाइड को सोडियम अल्काक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। अल्किल हैलाइड का X और सोडियम अल्काक्साइड का सोडियम परमाणु मिलकर के सोडियम हैलाइड यानी X बना लेते हैं, और ये R और R' दोनों आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। एक बार फिर बोलते हैं, जब किसी अल्किल हैलाइड को सोडियम अल्काक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। यह अभिक्रिया SN2 मैकेनिज्म द्वारा संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में ईथर की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए, अधिकतम यील्ड प्राप्त करने के लिए अल्किल हैलाइड प्राइमरी लेना चाहिए और सोडियम अल्काक्साइड सेकेंडरी या टर्शियरी लेना चाहिए। यानी ईथर का अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए अल्किल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए और सोडियम अल्काक्साइड सेकेंडरी या टर्शियरी होना चाहिए। जैसे एथिल ब्रोमाइड एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया या इसको सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो Na और Br मिलकर के NaBr बना लेते हैं, और ये C2H5 जाकर के ऑक्सीजन से लग जाता है और एथिल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर प्राप्त होता है। यह विक्रिया विलियमसन संश्लेषण का उदाहरण है। तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के लिए अल्किल हैलाइड को प्राइमरी लेना चाहिए और सोडियम अल्काक्साइड को सेकेंडरी या टर्शियरी होना चाहिए। अगर अल्किल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शियरी लेते हैं तो बजाय SN2 रिएक्शन के
E2 विलोपन होना शुरू हो जाएगा और ईथर के बजाय अल्कीन का निर्माण होगा। इसलिए इस अभिक्रिया में प्राइमरी अल्किल हैलाइड का प्राइमरी होना ही आवश्यक है। दूसरी विधि है अल्किल हैलाइड को ड्राई Ag2O के साथ गर्म करके। जब किसी अल्किल हैलाइड के दो अणुओं को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। Ri ये कोई अल्किल आयोडाइड है और Ag2O है। I और Ag मिलकर के AgI इधर से बनाएंगे, एक अणु AgI का इधर से बनेगा, टोटल 2 AgI बन जाएंगे। R और R डैश दोनों आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे और इस प्रकार ईथर प्राप्त होता है। अब तीसरी विधि अविरत ईथरीकरण द्वारा। तीसरी विधि है अविरत ईथरीकरण द्वारा। यह विधि प्रयोगशाला विधि भी है। यानी प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर का निर्माण अविरत ईथरीकरण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में एथिल अल्कोहल अधिकता में प्रयुक्त होता है। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाता है। यह विक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और दूसरे पद में यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल की अधिकता के साथ क्रिया करके डाई एथिल ईथर का निर्माण करता है। तो पहले पद में एथिल अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होकर के एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल का OH और H2SO4 का H परस्पर मिलकर के H2O बनाते हैं और ये HSO4 आकर के इस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा और बना हुआ ये इंटरमीडिएट कंपाउंड एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल के अधिकता के साथ एक्सेस के साथ क्रिया करेगा और फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का HSO4 और एथिल अल्कोहल का H मिलकर के H2SO4 बना लेंगे और ये एथिल ग्रुप जा कर के यहाँ जुड़ जाएगा और हो जाएगा C2H5OC2H5 जिसको डाई एथिल ईथर कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली है कि इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हो रहा है और अभिक्रिया के अंत में सल्फ्यूरिक एसिड बन जा रहा है। यानी इस विधि में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग एक ही बार होगा, एथिल अल्कोहल का उपयोग बार बार होगा। यानी इस अभिक्रिया में एथिल अल्कोहल का बार बार उपयोग करके डाईएथिल ईथर का निर्माण लगातार किया जा सकता है। इसलिए यह विधि अविरत ईथरीकरण विधि कहलाती है। पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर का संश्लेषण कैसे करेंगे, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इस विधि को अविरत ईथरीकरण क्यों कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। यह विक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में एथिल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और दूसरे पद में यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट एथिल अल्कोहल की अधिकता के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाईएथिल ईथर बनाता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त सल्फ्यूरिक एसिड पुनः प्राप्त हो जाता है। अतः एथिल अल्कोहल का उपयोग बार बार करके डाईएथिल ईथर का निर्माण निरंतर किया जा सकता है। इसलिए यह अभिक्रिया अविरत ईथरीकरण कहलाती है। अब इसके बाद ये डाईएथिल ईथर के गुण हैं। इसमें पहला भौतिक गुण, ईथर को वायु और सनलाइट के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ईथर वायु और सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया करके पेरोक्साइड बनाता है जो विषैला होता है, पॉइजनस होता है। इसलिए
ईथर को वायु और सनलाइट से बचाने के लिए रंगीन बोतलों में रखा जाता है। पूछा जाता है कि ईथर को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, ये प्रश्न है जो 2015 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा कि ईथर वायु और सनलाइट की उपस्थिति में पराक्साइड का निर्माण करता है जो विषैला होता है, इसलिए पराक्साइड के निर्माण को रोकने के लिए ईथर को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। दूसरा गुण है ईथर के अणु जल के साथ हाइड्रोजन बांड नहीं बना पाते हैं, तो हाइड्रोजन बांड न बनाने के कारण ईथर जल में अविलेय होते हैं। एक फैक्टर इसमें और भी है, ईथर का फार्मूला ROR- होता है, जिसमें R हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट दोनों हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरोधी होते हैं, और जल विरोधी होने के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु दो अल्काइल समूहों के बीच में होता है। यह जल के साथ हाइड्रोजन बांड बनाने में असमर्थ होता है, इसलिए ईथर के अणु जल में अविलेय होते हैं। तीसरा गुण है ईथर का बॉइलिंग पॉइंट संगत अल्कोहल से कम होता है, क्योंकि ईथर के अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बांड बनाने की क्षमता नहीं होती है। तो ईथर जब हाइड्रोजन बांड नहीं बनाते हैं तो संगुणित नहीं होते हैं, संगुणित नहीं होंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इसका उल्टा अल्कोहल में होता है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बांड बनता है, हाइड्रोजन बांड बनने के कारण संगुणन होगा, और संगुणन के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्योंकि ईथर में चलेंगे ROR-, इसमें नो हाइड्रोजन बांड, हाइड्रोजन बांड नहीं होता है, हाइड्रोजन बांड नहीं होगा तो नो एसोसिएशन, संगुणन नहीं होगा, एसोसिएशन, संगुणन नहीं होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से ईथर को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। ईथर के अणु जल में अविलेय होते हैं या कम विलेय होते हैं। तीसरा है ईथर का बॉइलिंग पॉइंट संगत अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, क्योंकि ईथर के अणु हाइड्रोजन बांड द्वारा संगुणित नहीं हो पाते हैं। और एक प्रश्न है 2015 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, एथिल अल्कोहल और डाईमेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान होते हैं, परंतु रूम टेम्परेचर पर एथिल अल्कोहल द्रव होता है जबकि डाईमेथिल ईथर गैस होता है, क्यों? प्रश्न फिर से सुनेंगे। एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर दोनों के अणुभार समान है, दोनों के अणुसूत्र भी समान होते हैं, तो अणुभार समान होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड जो अल्कोहल है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है और डाईमेथिल ईथर गैसियस स्टेट में होता है। ऐसा क्यों है? इसका भी कारण वही हाइड्रोजन बांड है। एथेनॉल के अणु हाइड्रोजन बांड द्वारा संगुणित हो जाते हैं, यानी एथेनॉल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बांड बनाते हैं। एथेनॉल का एक अणु ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे एथेनॉल के बहुत सारे अणु जब इकट्ठा होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बांड बनेगा। हाइड्रोजन बांड के कारण इनके अणु आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाएंगे तो साइज बड़ी हो जाएगी, इनके बीच अट्रैक्शन हो जाएगा और ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो एथेनॉल में हाइड्रोजन बाइंडिंग होती है, हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण संगुणन या एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन के कारण ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। जबकि डाईमेथिल ईथर में ऐसा नहीं होता है, डाईमेथिल ईथर में हाइड्रोजन बांड नहीं होता है, नो हाइड्रोजन बांड, नो एसोसिएशन, ये गैसीय अवस्था में होते हैं। तो डाईएथिल ईथर में हो गया हाइड्रोजन बांड का अभाव होता है, इसलिए इनके अणु संगुणित नहीं हो पाते हैं और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यही कारण है कि एथेनॉल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और डाईमेथिल ईथर गैस होता है।